नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं, जहां विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 का आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर अमृत स्नान के साथ प्रयागराज में आगाज हो गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां आज पौष पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर अमृत स्नान के साथ आज महाकुंभ में स्नान स्टार्ट हो गया है। ऐसे में महाकुंभ के पहले स्नान पर्व यानी पौष पूर्णिमा पर आज संगम के विभिन्न घाटों पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, जहां आज से प्रयागराज में स्नान की शुरुआत हो गई है। कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना लाखों श्रद्धालु गंगा, जमुना और सरस्वती की मिलन स्थल यानी संगम में स्नान कर पुण्य की प्राप्ति कर रहे हैं। आज ऐसी मान्यता है कि सभी देवी देवता पूरे महाकुंभ में निवास करते हैं और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। आज पहले स्नान के पर्व पर मौसम पर आस्था भारी पड़ी है और कोहरे और ठंड की परवाह किए बिना श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आतंकी धमकी को देखते हुए तकरीबन 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी और एटीएस के कमांडो तैयार है। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल यूनिट की टीम भी अलर्ट पर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की नगरी प्रयागराज से, जहां विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का आज से आयोजन हो गया है। पौष पूर्णिमा का आज अवसर है और इसी के साथ अमृत स्नान के साथ आज से महाकुंभ में यह जो स्नान की सिलसिला, स्नान की परंपरा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। संगम में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मौसम भी काफ़ी ठंड है, लेकिन उसकी परवाह किए बिना लोगों में इतना उत्साह है, श्रद्धालुओं में इतना जोश है कि वह संगम में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आलोक सिंह जुड़ चुके हैं प्रयागराज से, उनसे बातचीत करेंगे, उनका रुख कर लेते हैं। जो आलोक, तो आज से उस दिन का आगाज हो गया जिसका बेसब्री से इंतजार तमाम श्रद्धालु न जाने कितने महीनों से कर रहे थे। आस्था की डुबकी के साथ क्या कुछ नजारा है वहां पर, कैसा मौसम है, लोगों में किस तरह का उत्साह है, जो भी आप देख सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, बिल्कुल अलौकिक, आध्यात्मिक और दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में हर कोई श्रद्धालु बेताब है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और ठंड और कोहरे का जो कहर है उसके बावजूद भी आस्था भारी पड़ी है और लोग संगम की तरफ चले जा रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 9:30 बजे तक 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। साधु संत स्नान कर रहे हैं, श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और देश दुनिया से आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। बात अगर सुरक्षा व्यवस्था की जाए तो बिल्कुल पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को दे दी गई है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के कमांडोज लगे हुए हैं, घुड़सवार पुलिस लगी हुई है और बम डिस्पोजल यूनिट लगी हुई है। तो माना जा सकता है कि दिव्य भव्य महाकुंभ का आगाज हो चुका है, आरंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा का पहला स्नान पर्व है महाकुंभ का, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल अलौकिक दृश्य है, साधु संत डुबकी लगा रहे हैं और यह माना जा रहा है कि आज 1 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो जाएगा। और जो यूपी सरकार की एक बहुत बड़ी कोशिश थी कि इस महाकुंभ को बहुत भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए, वो बिल्कुल सफल होता नजर आ रहा है। और चारों तरफ अगर जनमानस का सैलाब है, चारों तरफ ये तंबुओं का शहर सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं से भरा पड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो बिल्कुल पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ महाकुंभ का आगाज हो गया है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। जी बिल्कुल आनंद, आपने ये बातें कही और एक और बात भी निकलकर सामने आई है कि जिस तरह से आतंकी पन्नू ने महाकुंभ में व्यवधान उत्पन्न करने की बात कही थी, ऐसे में भारत और नेपाल की जो सीमा है उस पर भी काफी चौकसी बढ़ा दी गई है। तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप देख पा रहे हैं और आपको लगता है कि क्या इस अवसर पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता? बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था है क्या?
बिल्कुल। आप मानिए कि पूरी तरीके से वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ पैदल ही लोग जा सकते हैं। सिर्फ एम्बुलेंस जा सकती है। संगम और माघ मेला क्षेत्र में, जो महाकुंभ का मेला क्षेत्र, उसमें सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस को किया गया है। मेटल डिटेक्टर लगे हैं, बैरिकेडिंग लगी है और जगह जगह सुरक्षा बल सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रयागराज की सीमा में वही वाहन प्रवेश कर रहे हैं जहां सीमावर्ती पे जो सिक्योरिटी पोस्ट बनाई गई, वहां पे बाकायदा उन वाहनों की तलाशी ली जा रही है। पूरी तलाशी के बाद मेटल डिटेक्टर से गुजरने के बाद ही वो मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल माना जा रहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और लगभग 30,000 से अधिक पुलिसकर्मी सिर्फ और सिर्फ मेला क्षेत्र में तैनात हैं और सिर्फ पैदल ही लोगों को, श्रद्धालुओं को जाना पड़ रहा है। वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। चिकित्सा संबंधी वाहन या इमरजेंसी जो वाहन है वही जा सकते हैं। तो आतंकी पन्नू की जो धमकी थी उसको बेहद गंभीरता से, संजीदगी से सरकार ने लिया है और सुरक्षा के बेहद पुख्ता मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए, हर एक अपडेट से हमारे दर्शकों को रूबरू करवाने के लिए। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है तो फर्रुखाबाद में मिनी कुंभ लग रहा है। फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पर लगने वाला माघ मेला काफी लोकप्रिय है। प्राचीन ग्रंथों में पांचाल घाट के इस पूरे क्षेत्र को स्वर्गद्वारी कहा गया है। प्रदेश के श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला यह मेला माघ के महीने में लगता है। गंगा तट पांचाल घाट पर मेला रामनगरिया लगना शुरू हो गया है। यहाँ गंगा किनारे तंबुओं का शहर बस गया है। ये मेला 1 महीने तक चलेगा। यहाँ 5 शाही स्नान होते हैं। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। इस मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आकर लोग कल्पवास करते हैं। मेले की खासियत यह है कि यह मेला प्रयागराज और हरिद्वार के बाद गंगा तट पर लगने वाला मेला है। इसे मिनी कुंभ भी कहा जाता है। मेले में प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं और कल्पवास करते हैं। यहाँ 1 महीने तक गंगा स्नान किया जाता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और लेजर शो भी होता है। मेले में रहने वाले कल्पवासियों के लिए जिला प्रशासन सभी सुविधाएं मुहैया कराता है। में रामनगरिया मेला लगता है जो हर साल लगता है। उसे महाकुंभ के साथ साथ छोटा मिनी कुंभ भी हमारे वहां से कहा जाता है। और आपको बताते हैं, लाखों की भीड़ में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं और लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं और 1 महीना रहते हैं। यहाँ पे पूजा अर्चना करी जाती है। उसी के बारे में महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। हम आए हैं महाआश्रम ईश्वर महाराज जी से बातचीत करने। अभी ईश्वर महाराज जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके आए। इस मेले के बारे में आपने महाराज जी ने जानकारी दी है। आइए बात करते किस तरीके से जानकारी दी है, क्या मामला है, कैसे रहेगा मेले का इस बार मामला। महाराज जी, आप अभी गए थे, मुलाकात भी की आपने हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, क्या बातचीत हुई, क्या मामला? हमारी वार्तालाप सिर्फ इसी विषय पर हुआ कि ये जो रामनगरिया मेला लग रहा है और ये बहुत प्राचीन मेला है, इस पर पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी अपना ध्यान दें इधर, और जो मेला रामनगरिया को राजकीय घोषित किया जाए, जिससे कि यहाँ आए हुए कल्पवासियों को किसी प्रकार से जो अभी कुछ दिक्कतें हो रही हैं वो दिक्कतों का निस्तारण हो। और इस मेले को जिस प्रकार से प्रयागराज का मेला भव्य होता है, इसी प्रकार से इस मेले को रामनगरिया को भी भव्य रूप प्रदान किया जाए। इसके लिए साधु समाज सदैव से कटिबद्ध है और इसके लिए प्रयासरत रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस मेले के लिए, यद्यपि उनके पास बहुत व्यस्तता है, एक पुण्य करने का उद्देश्य होता है, अपने पाप नष्ट करने का उद्देश्य होता है, तो गंगा मैया का दर्शन करने आते हैं, तो कम से कम हम जिसके लिए यहाँ इतनी श्रद्धा से आते हैं, 100-100, 200 किलोमीटर दूर से आते हैं, तो उन माँ गंगा में किसी प्रकार का प्रदूषण, किसी प्रकार की गंदगी न करें, इस पर हम विचार कर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता वाहिद भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वाहिद, यूं तो बात कर रहे हैं हम सब, पूरा देश महाकुंभ की और आस्था की नगरी प्रयागराज की, लेकिन बहुत दिलचस्प है फर्रुखाबाद की यह तस्वीरें, खासकर रामनगरिया की जो आप दिखा रहे थे। और ऐसे में फर्रुखाबाद में गंगा किनारे लगने वाले इस मेले को लेकर लोगों में क्या कुछ आलम नजर आ रहा है, कैसा जोश है, कैसा माहौल है, हमारे दर्शकों को बताइए। आपको बताता चलूं कि ये जो पंचाल घाट पे हमारे मिनी कुंभ लगता है, इसको लेकर बड़ा उत्साहित रहते हैं लोग। यहाँ 1 साल बाद एक महाकुंभ की मिनी कुंभ लगता है
जिसको कि तट पर लगता है। आपको बता दें ये पुराना, वर्षों पुराना मेला है जो मिनी महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। इस पे भी हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करके भी आए, तो उसको भी उन्होंने उनकी जानकारी दी और बताया। तो उस पर भी उन्होंने कहा है, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं इस पर विचार विमर्श करूंगा। और देखो आपको बताते चलूं, यहाँ पर हिंदुस्तान के कोने कोने से ऋषि मुनि आते हैं जो कि 1 महीने रहते हैं। और आपको बताते चले यहाँ पे स्नान करने के लिए लोगों की सुबह से ही भीड़ लग जाती है, क्योंकि ये गंगा माँ का तट है, गंगा यहाँ से निकली है। ये फरकात की गंगा जना तहजीब भी कही जाती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद वाहिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तीसरी गारंटी का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने अपनी इस गारंटी को युवा उड़ान योजना का नाम दिया है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप के तहत हर महीने 8,500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस की इस गारंटी की घोषणा राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट ने की है। उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम युवा उड़ान योजना रहेगा। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, प्रदेश प्रभारी काजी निजामुद्दीन, एनएसयूआई अध्यक्ष वरुण चौधरी सहित अन्य नेता मौजूद रहे। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने 6 जनवरी को महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना शुरू करने की बात कहकर अपनी पहली गारंटी दी थी। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने प्यारी दीदी योजना का ऐलान करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आती है तो हर महीने महिलाओं के खाते में 2,500 रुपए डाले जाएंगे। वहीं 8 जनवरी को कांग्रेस ने दिल्ली वासियों के लिए जीवन रक्षा योजना लॉन्च की थी। इसके तहत दिल्ली के सभी नागरिकों को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, यानी लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में दिया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दाखिल याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। तो यह बड़ी खबर, राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष उनसे जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि एक ही मामले में 2 अलग अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी की नागरिकता के मामले पर उस पर जो याचिका लगी है उस पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर को इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो राहुल गांधी के इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। उनकी नागरिकता से जुड़ा यह मामला है और उसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी और कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि 2 जगहों एक ही मामलों पर सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। जी विवेक, तो राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला और खासकर उनकी नागरिकता को लेकर उठाए गए सवाल याचिका के माध्यम से कोर्ट पहुंचा गया है। ऐसे में आज क्या कुछ इसमें चर्चा हो सकती है, किन बिंदुओं पर कोर्ट गौर कर सकता है, और ये पूरा मामला जो हमारे दर्शकों को नहीं पता है उसके बारे में भी थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आप विवेक? जी हाँ, अपना सवाल दो है। जी विवेक, राहुल गांधी से जुड़ा यह मामला खासकर उनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ, ऐसे में हमारे दर्शक जो अगर इस बात से अनभिज्ञ हैं उनको संक्षिप्त में बता दीजिए पूरा मामला है क्या और आज क्या कुछ निकलकर सामने आने की उम्मीद है। दरअसल राहुल गांधी की जो भारतीय नागरिकता है वो रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की है। वहीं दूसरी एक याचिका जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मामला है वो पहले से कोर्ट के सामने लंबित है और जो दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की गई है याचिका, जिसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय को निर्देश दिया जाए कि कांग्रेस जो नेता राहुल गांधी हैं उनकी नागरिकता, भारतीय नागरिकता रद्द कर दी जाए। इस दौरान जब ये नवंबर में इस मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तो उस दौरान बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी जो है इस मामले की सुनवाई हो रही है और इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था और उसमें हलफनामा भी केंद्र सरकार को दाखिल किया जाना है। ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। धनबाद के नामे गिनामी कार्मल स्कूल डिगवाडीह में 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ प्रिंसिपल ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है।
प्रिंसिपल ने 10वीं की छात्राओं के शर्ट उतरवाएं और सिर्फ ब्लेजर में घर जाने पर मजबूर किया। दरअसल गुरुवार को 10वीं की छात्राएं पेन डे मना रही थी। इस दिन इनकी परीक्षा का आखिरी दिन था। पेन डे के दौरान छात्राएं एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखती हैं। छात्राओं ने एक दूसरे के शर्ट पर शुभकामनाएं लिखी, लेकिन यह बात स्कूल के प्राचार्य को रास नहीं आई। करीब 100 छात्राएं इसमें शामिल थी। प्रिंसिपल ने सभी छात्राओं की पहले जमकर क्लास लगाई, उसके बाद उनके शर्ट को उतरवाया गया। यही नहीं, शर्ट उतारने के बाद उसे पहनने नहीं दिया गया। छात्राओं को सिर्फ ब्लेजर पहनने दिया गया। ब्लेजर पहनकर ही छात्राएं अपने अपने घर गई, जिसके बाद छात्राओं ने रोते हुए पूरी बात अपने अपने माता पिता को बताई। छात्राओं ने पेन डे को ट्रॉमेटिक डे बताया है। इसका एक वीडियो छात्राओं का सोशल मीडिया पर चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्राओं के माता पिता आक्रोशित हो गए। माता पिता डीसी कार्यालय पहुंचे हैं। डीसी से स्कूल के प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि यह एक तालिबानी फरमान है। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह भी अभिभावकों के साथ डीसी कार्यालय पहुंची हैं। डीसी माधवी मिश्रा से अभिभावक और विधायक रागिनी सिंह की वार्ता हुई। अभिभावकों ने बताया कि डीसी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं स्थानीय विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि यह घटना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। आप लोगों को संज्ञान में हो गई। हम लोगों ने अभी गार्जियन से और कुछ बच्चियों से भी बातचीत करी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें हमारे द्वारा एक जांच कमेटी बनाई गई है। वो जांच कमेटी कार्बन स्कूल में जा करके इस मैटर की जांच करने के लिए जा रही है और जो भी उनकी फाइंडिंग्स होंगी उसके आधार पे हम लोग इसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे। साथ ही जो पेरेंट्स का ये कंसर्न था कि क्योंकि बच्चियों का 10th का एग्जाम्स है, उसको लेकर के भी संभवतः जैसा उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि विद्यालय प्रबंधन के द्वारा कुछ क्वेश्चंस रेज किए गए हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये भी अश्योर किया है कि किसी भी तरीके से बच्चियों के बोर्ड एग्जाम्स के अपीयरेंस पर या उनके मार्क्स पर भी हम लोग फर्क नहीं आने देंगे। कार्बन स्कूल में 9 तारीख को 10th के बच्चों की प्री बोर्ड थी। प्री बोर्ड में वो लास्ट डे में पेन डे का खेलते हैं, बच्चे लोग शर्ट में लिखते हैं, तो पेन डे का कार्यक्रम बच्चों ने किया। उसके बाद प्रिंसिपल महोदया का आदेश आया कि भाई जो बच्चा पेन डे किया उसका शर्ट उतरवा लीजिए। अब बताइए 10 क्लास में पढ़ने वाली 16 वर्ष की छात्रा है, उसका आप शर्ट उतरवा लिए और बोलते ऐसे घर चले जाइए। आपको शर्म नाम का चीज नहीं है क्या? आपको खुद शर्म आना चाहिए था। स्कूल में ग्राउंड में उन लोगों का शर्ट खुलवाया गया पेन डे मनाने से, ये बहुत गलत हुआ है और हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं बोले। हम लोग खुद अपसेट हैं कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। इतनी घटना, ऐसी घटना कभी नहीं सुनने में आई। आज हम लोग भी पढ़े हैं, हमारे बच्चे भी उसी स्कूल से पढ़ के निकले हैं। हर समय ये चीज हुआ है, लेकिन ये घटना आज तक नहीं। जहाँ तक हो सकता है कार्रवाई होगी, पूरी तरह से आश्वासन दी है। हम लोग भी संतुष्ट हैं उनके बातों से। आगे देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है। अगर नहीं होता है तो हम लोग पूरे तरह से हम अपने बच्ची के साथ खड़े हैं न्याय की लड़ाई में, क्योंकि आज हमारे बच्ची के साथ जो हुआ कल फिर कोई और बच्ची के साथ ना हो, इसको लेकर हम लोग सभी लोग खड़े हैं, क्योंकि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ। बच्चे डर गए थे, परसों तो उन लोग के साथ हुआ है, उन लोग तो सब डरे हुए थे। आज हम लोग भी एज ए गार्जियन पहले सबसे बात तो करें कि भाई मेरी बच्ची सच बोल रही है कि वहाँ पे सच में ऐसा हुआ है। लेकिन जब हम लोग बहुत से पेरेंट्स से बात किए और सारे बच्चे ने कहा कि नहीं ये चीज़ हुआ है, क्योंकि आज हम एक पेरेंट को लेके अगर हम यहाँ आते या खाली मैं आती तो शायद आप लोग भी यहाँ खड़े नहीं होते। आप लोग भी बोल देते खाली आप ही के बच्चे के साथ तो नहीं हुआ, पूरा क्लास कहाँ है। तो हम लोग जब तक पूरे पेरेंट्स से बात नहीं करना, तो उसके लिए भी तो हम लोग उठे। और ऐसे हमारे मेंबर्स लोग लग गए थे कि किस तरह से मैम से मीटिंग किया जाए, क्योंकि हम लोगों का कभी काम भी नहीं पड़ा। स्कूल में पेन डे था, पेन डे में बच्चे लोग कपड़े में लिख रहे थे। अगर स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन अगर होता तो पेरेंट्स को कॉल किया जाना चाहिए था। बच्चे का शर्ट खुलवा लिया गया, उन्हें ये बोला गया है कि आप लोग ऐसे ही घर जाओ। तो हमारी बच्चे की इज्जत नहीं है क्या? तो शर्ट खुलवाए फिर ब्लेजर पहन के गई, तो ब्लेजर पहन के, तो ब्लेजर पूरा ढकता नहीं है ना। कैसे बच्चे लोग आए, किस सहम से आए, वो हम लोग देखे, हम लोग जानते हैं। और शर्ट खुलने के बाद अगर प्रिंसिपल बोलता है कि पेरेंट्स को बुलाइए, क्या हम अपने बच्चों को देख पाएंगे उस तरह से स्कूल जाने के बाद? मेंटली हो गया ना वो लोग गड़बड़, हम लोग साथ में क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कल दिन भर वही बच्चा लोग हम लोग समझा के रखे कि भाई तुम लोग ऐसे मत करो। डीसी से मिलने आए, क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि प्रिंसिपल का रेजिस्ट्रेशन और अरेस्टिंग। प्रबंधन ने जो कुकृत किया, मेरे हिसाब से वो मानसिक बलात्कार की श्रेणी में आता है। प्रबंधन ने जितनी भी लड़कियां थी वहां पे मौजूद, सबके शर्ट को उतारने का आदेश जारी किया।
अब आप सोचिए ना, कल्पना करिए, मुझे बोलते हुए मेरा मुंह कांप रहा है। सारी लड़कियां शर्ट खोल रही थी, मना करने के बावजूद कि नहीं हम शर्ट खोल रहे हैं, मेरा अंदर में इनर है, हम शर्ट घर कैसे जाएंगे। शर्ट के ऊपर में ब्लेजर था, पर प्रबंधन नहीं माना, उनमें ममता नहीं जागी। बच्चियों को हार के शर्ट खोलना पड़ा। उससे पहले इनका मोबाइल रखवा लिया गया था ताकि पूरा प्रकरण वीडियो या फोटोज में शूट ना हो जाए। कुछ लड़कियां थी जो अपना एक्स्ट्रा शर्ट लेके गई थी, जो 20 की संख्या में थी, कि मेरा शर्ट जब गंदा हो जाएगा तो हम सेकंड ऑप्शन में शर्ट पहन के आ जाएंगे। तो बच्चियां तो शर्ट चेंज कर ली, लेकिन इसमें से 80% लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने अंदर में सेकंड शर्ट नहीं था, उन्होंने शर्ट खोला तो वो इनर और सिर्फ ब्लेजर में घर आई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना शर्मनाक वाकया है, और मुझे लगता है कि ये भारत की पहली ऐसी घटना है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।